हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज जो सेक्शन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान में वर्णित कुल 12 अनुसूचियों के बारे में। तो ये आज ये वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आईएएस, रेलवेज, एसएससी या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो सुपर टेट का सेक्शन है आपका प्राइमरी का, वहां पर कई सारे क्वेश्चन आपके अनुसूचियों में से आए हैं। और रही बात यूपी पीसीएस की, तो बहुत बहुत ही कॉमन टॉपिक है और पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके प्रश्न ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में भी आए। ठीक है ना, जो आपका एग्जाम होगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें भी कई सारे कंटेंट आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान में वर्णित कुल 12 अनुसूचियां क्या क्या हैं, किस विषय पर संबंधित है और क्या क्या उनमें मेंशन है। उन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले सेक्शन की तरफ, यानी कि 12 जो अनुसूची है हमारे संविधान की, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है जो आपका भाग। गाइज, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाग एंड अनुच्छेद। तो दोनों एक ही टर्म है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाग कहें या फिर अनुच्छेद कहें, ये दोनों आपका एक ही पॉइंट है। तो भाग पहले जो है अनुच्छेद 1, उसके हम बारे में बात करते हैं कि भाग जो 1 है आपका, अनुच्छेद 1, उसमें वर्णित है भारत के सभी राज्यों के नामों की सूचियां और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। यानी कि हमारे भारत में कुल जितने भी राज्य हैं, यानी कि टोटल 29 स्टेट्स हैं अपने इंडिया में, यहाँ पर जो संघ शासित कुल 7 क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। उनका नाम, कब उनका ओरिजिन हुआ, कब बने वो राज्य, कब अस्तित्व में आए, उनका एरिया कितना है और कितनी बॉर्डर्स वो शेयर कर रहे हैं, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वह आपके इसी अनुसूची में मिलेंगे। तो अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो आप कहेंगे कि भारत के सभी राज्यों के नामों की सूची और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। और आपको डिटेल में जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, यानी कि कुल 29 राज्य है अपने इंडिया में, और संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। और आपको यहाँ भी ये चीज याद रखनी है कि संविधान के 62वें यानी कि 65वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि कौन से संविधान के संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। आपको याद रखना है कि वहां पर 62वां संशोधन था जिसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि लास्ट जो अभी रिसेंटली हमारा तेलंगाना जो राज्य बना, वो कब बना ये भी आपको याद रखना है। 2 जून जो 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर, अलग होकर तेलंगाना ने एक अलग राज्य का अस्तित्व प्राप्त किया। तो इससे पहले जब तेलंगाना नहीं बना था तो कुल राज्यों की जो संख्या थी वो थी 28। ठीक है ना। तो ये है आपकी पहली अनुसूची। अब बात करते हैं दूसरी की। तो भाग 2 जो है आपका, वो उसमें क्या वर्णित है? तो उसमें सभी संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। एक लाइन में अगर आप कहना चाहें तो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं आपके, उन सबका वेतन, उन सबका भत्ता और उनको कितनी पेंशन दी जानी चाहिए, वो सारा ब्यौरा आपकी अनुसूची सेकंड में है। तो जो आपकी द्वितीय अनुसूची है उसमें क्या वर्णित है? इसमें भारतीय राजस्व व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, जिसको आप ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं, आदि को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी जो भी आपके बड़े जो अधिकारी हैं अपने देश के, जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, आपके हाई कोर्ट की जो जजेस हैं, आपके राज्यपाल, आपके राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी है लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो अधिकारी हैं जो अपने देश को चलाते हैं, चाहे आपके केंद्र के हों या फिर राज्य के, ठीक है ना, केंद्र के हों, उन्हीं सारे जो आपके बड़े अधिकारी हों उनका वेतन, कितना उनको वेतन मिलेगा, उस पर कितना टैक्स लगना है, कितना उनको भत्ता मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी फीचर्स हैं वो इसी अनुसूची में, यानी कि द्वितीय अनुसूची में वर्णित है।
नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो जो आपका भाग 3 या अनुसूची तीसरी है, इसमें क्या वर्णित है? इसमें सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण संबंधी मतलब आपकी जो तीसरी अनुसूची है, इसमें वर्णित है कि जो सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको किस प्रकार से शपथ लेनी है, इन सभी चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा तृतीय अनुसूची में। पर एक चीज आपको याद रखनी है गाइस कि यहाँ पर यानी कि भाग 3 में आपको राष्ट्रपति के रिगार्डिंग किस तरह की शपथ होनी चाहिए, ये यहाँ पर वर्णित नहीं है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो शपथ से रिलेटेड जो संबंधी ये जो आपके राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है, उनकी शपथ ग्रहण से संबंधित जो जानकारी है वो आपको किस अनुच्छेद में मिलती है? तो वो मिलती है आपको अनुच्छेद 60 में। ठीक है ना। तो भाग 3 जो है आपका वो बताता है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण संबंधी जो जानकारी है आपको वो भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 3 में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी अलग आपके पदाधिकारी, अब कौन से पदाधिकारी हैं वो आपको याद रखना है। जो इस संवैधानिक पदाधिकारी है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख है कि किस तरीके से आपको शपथ लेनी है, राष्ट्रपति किस तरीके से शपथ लेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना, वर्ड्स कितने होंगे, टाइमिंग कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कौन कौन उसमें डालने चाहिए शपथ के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ों का वर्णन आपको भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 3 में मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाग नंबर 4। तो इसमें राज्यसभा को जितनी भी सीटें राज्यसभा की आवंटित की गई हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कि हर राज्य में, जैसे आपके दिल्ली से आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो सीटें हैं राज्यसभा की, कितनी सीट कहाँ पर बटी हुई है, इसका जो आपको ब्यौरा है, जो जानकारी है वो मिलेगी आपको भाग 4 में। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी चौथी अनुसूची है या फिर जो भाग 4 है आपका, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है ना। तो यह आपका छोटा सा टर्म। नेक्स्ट आपका भाग 5। तो भाग 5 आपका बताता है कि अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का प्रबंधन। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रबंधन कौन से भाग में है। तो वो है 5वें भाग में। ठीक है ना। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और जो आपके अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यानी कि कितनी टाइप्स की जो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से एरिया में लोकलाइज्ड है, और जो रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो कैसे, क्या स्कीम्स उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके वर्णित है भाग 5 में। ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 6। छठे भाग में आपको मिलेगा जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान। यानी कि जो आपके ट्रिब्यूनल एरियाज है वहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, उन सारी डिटेल्स वो सारी आपको भाग 6 यानी कि छठी अनुसूची में मिलेंगे। तो इसमें कौन से ट्रिब्यूनल एरियाज आते हैं? इसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यानी कि आपको इतने सारे, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे राज्यों में रहने वाली जो जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी भाग 6 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, काफी लंबा है, भाग 7। तो इसमें क्या है गाइज, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो आपका भाग 7 है सभी सूचियां। ये जो आपकी 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन सभी सूचियों में जो शक्ति का बंटवारा है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी भाग 7 में। तो 7वीं अनुसूची क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहले संघ सूची की बात करते हैं। तो संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी कि जो आपकी संघ सूची है उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड होंगे जिन पर केंद्र सरकार, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून बनाएगी। ठीक है ना। तो संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी संघ सूची है उस पे कानून हमेशा केंद्र सरकार बनाती है, और ये जो राज्य सूची है उस पे कानून बनाने का काम करती है राज्य सरकार। ठीक है ना। तो चलो सेकंड पे बात करते हैं। अभी हमने बात की कि राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकार।
साथ ही राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर अगर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी कि अगर लगता है सरकार को कि जो राज्य सूची से संबंधित जो विषय है उस पर जरूरी है केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना, तो वहां पर केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करती है। ठीक, या ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट बात। साथ ही साथ संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 यानी कि 66 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 62 विषय है, यानी कि कुछ विषय हटाकर आपके संवर्ती सूची में डाल गए। ठीक है ना। थर्ड है आपका संवर्ती सूची। तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, यानी कि राज्य और संघ सूची दोनों ही मिलकर दोनों ही सूचियों का एक कॉम्बिनेशन है और उसे हम संवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ठीक, अभी जो राज्य सरकार हैं और केंद्र सरकारें हैं वो इनसे रिलेटेड सारे मसलों के ऊपर अपने कानून बना सकती है, परंतु ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर केंद्र सरकार को लगा कि कोई कानून ऐसा राज्य सरकार ने बनाया है जो कि थोड़ा सा इनवैलिड लग रहा है, थोड़ा सा हटके है या जो अप्लाई नहीं होना चाहिए, वहां पर जो कानून है उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून दोबारा बनाती है, उसको दोबारा चेक करती है, रीचेक करती है और उसके बाद अगर उसे लगता है तो थोड़ा मॉडिफाई करती है जो कानून बनाया होता है राज्य सरकार ने, और फाइनली वही कानून लागू होता है जो केंद्र सरकार बनाती है। तो आपको याद रखना है कि संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं और फाइनली डिसीजन केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है और संविधान में लागू होने के समय इसमें कुल 47 विषय थे और बाद में वर्तमान समय में इसे 52 विषय हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा चांस है कि आपकी शिक्षा संबंधी कोई ना कोई एक टॉपिक आपका उठे जो आपके सूची या संविधान से संबंधित हो। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले जो आपकी शिक्षा थी वो पहले राज्य सूची में थी और बाद में संवर्ती सूची में कर दी गई। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाग 8 या फिर अनुसूची 8। इसमें क्या मेंशन है? इसमें है 12 भाषाओं का विवरण। ये आपको छोटा सा टर्म याद रखना है। इसको अगर आपने याद रख लिया गाइज, ये जो रेड कलर में जो हेडलाइंस आप देख रहे हो, अगर आप उनको याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। सारे जो एक्सप्लेनेशन है, जो विवरण है, आपको उसे याद करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची में है भारत की 12 भाषाओं का उल्लेख। तो गाइज आपको याद रखना है कि पहले जब 8 अनुसूचियां हुआ करती थी तो उसमें पहले सिर्फ 14 भाषाएं ही मेंशन थी, पर जब संविधान का संशोधन हुआ उसके बाद 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और जब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और लास्टली 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यानी कि पहले कुल 14 भाषाएं हुआ करती थी जब संविधान नया नया बना था। फिर बाद में 1967, 1992 और 2008 में सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी इसमें जो अनुसूची आपकी 8वीं है उसमें शामिल कर लिया गया। अब कुल हो गई है 12 भाषाएं। तो आपको याद रखना है कि भाग 8 में कुल 12 भाषाओं का विवरण है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला है आपका 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? 1957 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसे, आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची में है क्या आपका? तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1951 में जब संविधान में संशोधन हुआ था, पहला आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जो आपकी संपत्ति है उसके अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये पहले कहा जाता था। ठीक है। अब वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम शामिल कर लिए गए हैं। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये याद रखनी है। अभी तो आपने पढ़ा कि जो भाग 9 है उसमें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था और ये संबंधित है आपका संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख से। ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों से ये संबंधित है। अब जो आपको इससे रिलेटेड चीज याद रखनी है वो ये है कि अब तक ये मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, पर 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया था, ये बताया गया था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर
वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यानी अगर 9वीं अनुसूची में कुछ कोई ऐसी चीज मेंशन है जो किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, वहां पर हाई कोर्ट में और या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की समीक्षा कर सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है वहां पर, तो वहां पर हम जाकर चुनौती दे सकते हैं इसे उच्चतम न्यायालय में। ठीक है ना। तो ये थी आपकी भाग 9। अब भाग नंबर 11 अनुच्छेद 10वां क्या है आपका, इसे 1985 के संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो आपको ये जो टर्म्स है गाइस कि 1987 या 1985 में इसे जोड़ा गया था, इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो रेड हाईलाइटेड एरिया है आपको याद रखना है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, यह संविधान के 52वें संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि पिछला वाला जो था आपका भाग 9 उसे जोड़ा गया था 1957 के संशोधन के द्वारा, और इसे जोड़ा गया था, इसे जब ऐड किया गया था तो 11 जनवरी 2017 में इसे संशोधित भी किया गया और इसे चुनौती भी दी जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। तो 10वां आपको याद रखना है कि इसे 52वें यानी कि 52वें संशोधन के बाद ऐड किया गया और 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी ये 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें मेंशन है दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। यानी कि जो दल बदल करते हैं, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजनेता जो है, उनसे जो वो दल बदल करते हैं तो किस कंडीशन में वो दल एक दूसरे का बदल सकते हैं। ठीक है। वो सारी कंडीशंस, वो सारे प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 4 में, भाग 10 में। ठीक है, यानी कि 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका भाग 11। तो 1992 संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें है क्या गाइस, ये जो हमने अभी मेंशन किया कि आपको जो जो हेडलाइन है वो आपको याद रखनी है कि कौन सी संविधान संशोधन के बाद इसे जोड़ा गया, और ये चीज आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी भी गई है। तो जो 11वीं अनुसूची है वो आपकी संबंधित है जब 73वां यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तो इसे जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके यूपी टेट पेपर 1 में भी आ चुका है, आपका आईएएस के पेपर में भी आ चुका है कई बार, और आपके यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ब्लॉक एजुकेशन के अंतर्गत भी पढ़ें। ठीक है। तो आपको यहाँ जब आप ब्लॉक एजुकेशन की ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसे भी याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भाग 11 और भाग 12। ठीक है। तो है क्या, इसमें वर्णित क्या है आपको बताना है। इसमें क्या है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं या पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं और इन्हें किस तरीके से कहाँ पर अप्लाई होती हैं, कौन से रूल इन पे फॉलो होते हैं, कौन से स्कीम्स इनके अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी का जो वर्णन है आपको मिलेगा भाग नंबर 11 में। और इसके अंतर्गत यानी कि जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं इन्हें। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका भाग 11। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे भी आपको याद रखना है, जो है भाग 12 यानी कि 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को आपको जस्ट एक लाइन याद रखना है कि संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया था और ये रिलेटेड थी आपके शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन से। तो 12वीं जो अनुसूची थी, इसे अनुसूची जो आपकी 12वीं है उसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 से जोड़ा गया था, और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है कि जब हमारे संविधान में 74वां संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 1993 में शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये हुआ गाइज आपका सेक्शन जिसमें हमने डिस्कशन की थी 12 अनुसूचियों के बारे में, उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम उस सेक्शन पे जहां हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है, हमारे संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको याद भी होगा, अगर याद है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। तो पहले जो हमारी शिक्षा थी वो राज्य सूची में हुआ करती थी, बाद में इसे संवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो सही आंसर है आपका आंसर नंबर 3 संवर्ती सूची। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बहुत ही इजी है गाइस, पहले जो हमारी अनुसूचियां थी वो कुल 8 हुआ करती थी, पर करंट में जो अनुसूचियां है, जो नंबर ऑफ आपके अनुसूचियां हैं वो है कुल 12।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य की कितनी सीमा, राज्य कितने बड़े क्षेत्र में फैला है, उसका क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा है कि कितने एरिया में वो फैले हुए हैं, ठीक है, और कितने उसके पास वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों का जो ब्यौरा है आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1 पहली। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि नया राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि आपस में कभी कभी होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है राज्य के अंदर अंदर, तो राज्य के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दो भाग में राज्य बट जाए, जैसे कि आपने देखा तेलंगाना में, आपने देखा उड़ीसा भी और बिहार भी आपका दो भाग में बट गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो किस अनुसूची है उसमें बदलाव किया जाएगा, तो वो है आपकी अनुसूची नंबर 1, यानी कि पहली जो अनुसूची है यानी कि भाग 1, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं अनुसूची क्या विवेचित करती है। आपको बताना है कि जो हमारे देश का, जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 2 है आपका केंद्र सूची में अधिकार क्षेत्रों का वितरण। ऑप्शन नंबर 3 है आपका शपथ ग्रहण। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रबंधन। अगला प्रश्न है आपका, चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है। आपको बताना है कि जो 4th अनुसूची है, जो भाग 4 है, वो क्या विवेचित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ऑप्शन नंबर 2 है आपका लोकसभा में स्थानों के आवंटन को। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 22 भाषाओं का विवरण। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका संपत्ति से संबंधित मामलों का विवरण। तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि कौन से राज्य, जो हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं, तो किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं राज्यसभा की, उसका विवरण आपको मिलेगा चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय अनुसूची का क्या उपबंध, तृतीय जो अनुसूची है उसमें क्या उपबंध नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की शपथ। ऑप्शन नंबर 2 है आपका मुख्यमंत्री की शपथ। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आपको ऑप्शन नंबर 2 है आपका मुख्यमंत्री की शपथ। ऑप्शन नंबर 3 है आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान। ऑप्शन नंबर 3 है आपका प्रथम और द्वितीय। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है प्रथम और द्वितीय। सॉरी गाइज, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान। हमारा जो भाग 3 है या फिर जो तृतीय अनुसूची है उसमें शपथ का विवरण मिलता है, पर राष्ट्रपति का वहां पे शपथ का विवरण नहीं मिलता, वो आपको मिलता है अनुच्छेद संख्या 60 में। ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आंसर नंबर 3। तो गाइज यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी बहुत भी इम्पोर्टेंट है और आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरी है इसे, इन सारे टॉपिक्स को जानना, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आते रहें तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।